नमस्कार एंड सत श्री अकाल। मैं गगन मक्कड़ स्वागत करता हूं आप लोगों का स्कोर ऑफ क्लास 9, 10, 10 के प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों 51 सवाल शगुन के तौर पे तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूं। अगर तुम ये 51 क्वेश्चंस कर लेते हो तुम अपने हाफ ईयरली एग्जाम में जैसा भी सवाल आएगा ना मैथ्स का बनाने लायक बन जाओगे। अपन पेपर लीक पेपर आउट नहीं करते हैं भाई। ये 51 क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया, इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से आपने समझ लिया, क्वेश्चन को मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिया, तो आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम में जैसा मर्जी सवाल आए आप उसको बनाने के लायक बन जाओगे। एक टीचर का काम स्टूडेंट को लायक बनाना होता है, रटना रटाना नहीं होता है ना। तो यहां पर एक एक करके बेटा सवालों को हम लोग देखेंगे। कुछ सवालों को मैं सॉल्व भी करूंगा, कुछ सवालों में मैं डिस्कस कर लूंगा कि यार इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं। 20 से 25 मिनट चाहिए आप लोगों के, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लूंगा। For any integer a and 3, there exists a unique integer q and r such that a equals 3q plus r. Find the possible values of r. सीधा सीधा बेटा आपके रिमाइंडर पे बेस्ड ये सवाल है, लेकिन डायरेक्टली नहीं दिया गया। PYQ अगर आप उठा के देखोगे 10th मैथ्स के तो आपको ऐसा सवाल डायरेक्टली स्टेटमेंट फॉर्म में दिखेगा कि भाई, मैं बता भी देता हूं कैसा सवाल आता है कि यार आप लोगों का डिवाइजर मान लो 4 है, तो आपका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। तो आपका रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन आपके डिवाइजर से छोटा ही रहता है। इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में पूछ रहा है, तो इसलिए लैंग्वेज क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से ही क्वेश्चन टफ या फिर इजी बनता है। इस पर डायरेक्ट सवाल आएगा तो हर बच्चा कर जाएगा, लेकिन ऐसे आएगा तो बच्चा फंसेगा। तो यहां पर और कुछ नहीं यार, ये ए तुम्हारा डिविडेंड है, 3 तुम्हारा क्या है बेटा, डिवाइजर है। तो तुम्हारा आर यानी कि रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द 3। बहुत अच्छा सवाल है, मजाक सवाल नहीं है। The HCF of two numbers is 145 and their LCM is 2175। आपको एक नंबर ये दिया हुआ है तो दूसरा नंबर क्या होगा, आपका एकदम बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड ये सवाल है। और इस पे आता ही आता है सवाल that product of two numbers equal to HCF of the two numbers multiplied by LCM of the two numbers। अगर मैं दो नंबर को A और B ले लेता हूं तो मैं ये लिख सकता हूं, यही मेरा रिजल्ट होता है। ठीक है, जहां पर HCF क्या है, HCF of A and B, एंड LCM क्या है, LCM of A and B। तो यहाँ पर सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन भी थोड़ी सी फास्ट करनी चालू करो, जैसे मैं सिखाता हूँ। मैं ये सब चीजें लिखूंगा नहीं, मेरे को रिजल्ट पता है, मैं फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। 145 और 2175 का प्रोडक्ट होगा इक्वल टू 725 टाइम्स x होगा। x मेरे को निकालना है, तो 145 की टेबल में 725 आता है, मेरे को डायरेक्टली चमक गया। ठीक है, 5 बारी आता है ये, तो यहां से मैंने काट दिया, राइट हैंड साइड पे 5x बच गया। तो 2175 इक्वल टू 5x। अब 5 को इससे डिवाइड करो, तुमको आंसर मिल जाएगा। तो 400 से ऊपर ही होगा तुम्हारा आंसर। आंसर है 435। सवाल समाप्त। ठीक है, थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन। ग्राफ बेस्ड सवाल बेटा तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में लास्ट 2 साल से पूछा जा रहा है। आपको दिया हुआ है पॉलिनोमियल और नंबर ऑफ जीरोस पूछे हैं। नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं कि यार एक्स एक्सिस को कितनी जगह वो कट करके जा रहा है। गलत फहमी में वाई एक्सिस पे कटिंग मत देख लेना, वरना सवाल गलत हो जाएगा। आंसर इसका है ए यानी कि 1। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाँ जी, ये 4th सवाल देखो बेटा, ये 4th सवाल देखो, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। ये 4th सवाल भी अच्छा है क्योंकि इसमें 9th का कॉन्सेप्ट मिक्स हो गया है। अगर आप अपने सिलेबस की पीडीएफ देखोगे ना बेटा 10th क्लास की, तो आपको समझ आएगा कि उसने बोला है कि भाई बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो ऐसे जो टॉपिक्स है ना जो 9th और 10th में कॉमन है, 9th वाले कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि 9th वाले कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके वो 10th का सवाल बना सकता है, जैसा कि ये 4th क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है। सवाल को आराम से पढ़ेंगे और आपको अप्रोच समझाऊंगा। आपको दिया हुआ है इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज डिविजिबल बाय दिस, राइट द वैल्यूज ऑफ ए। तो आप कैसे निकालोगे बेटा, वैल्यू कैसे निकालोगे। यहाँ पे ए और बी 2 अननोन्स है। अगर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल इससे डिवाइड करता है, तो यहां पर तुम लोगों को फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम जो तुमने क्लास 9 में पढ़ी थी बेटा, उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको फैक्टर बना के लिख दो इसके। तो x कॉमन लोगे तो x x माइनस 1, ये तुम्हारे 2 फैक्टर्स हो जाएंगे।
यहां से तुमको x की वैल्यू 0 मिलेगी, यहां से 1 मिलेगी, तो 0 और 1 डालने पे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, ऐसे ही चेक करते थे, ये तुमने पढ़ा होगा क्लास 9th में, रिवाइज कर लेना। तो अगर मैं x को 0 डालता हूं बेटा, तो मेरा b सीधा सीधा 0 आ जाता है, तो b को तो गेम खत्म कर दो। अब x की वैल्यू 1 डालो तो 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 माइनस a, और b तो खत्म ही हो गया, दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। हेंस बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं चमकेगा 9th वाला तो सवाल बनाने में दिक्कत होगी। अब बेटा देखो, ये 5th और 6th सवाल जो है एकदम टिपिकल सवाल है, आते ही आते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे, यूनिक सॉल्यूशन पे, पैरेलल केस पे, नो सॉल्यूशन पे आपसे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, ये जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, ये कैसा सॉल्यूशंस लेंगी, है ना। तो आपको दिख रहा है कि x है तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2y है तो 4y है, और राइट हैंड साइड में 8 ले जाऊंगा तो 8 गुना 2 16 हो जाएगा। तो आप लोगों का इनफाइनाइट वाला केस बन रहा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। वैसे भी कर सकते हो या फिर मेरी शॉर्ट ट्रिक को भी यूज कर सकते हो। अगर एक इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से दूसरी इक्वेशन मिल जाए तो बेटा वो आपका कोइंसाइडिंग वाला केस यानी कि इनफाइनाइट वाला केस होगा। ठीक है। For which values of p does the pair of linear equations given below has unique solution? तो बेटा यहाँ पर तुम लोग क्या करोगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 करोगे। सिंपल सा सवाल है, इसको हम लोग पूरा पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। परफेक्ट। तो बेटा देखो 7वां सवाल क्या कह रहा है, if 2 is the root of this equation find the value of b। क्या करेंगे यार, अगर ये रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह 2 डाल दो और वहां से b की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब जैसे मैंने बोला था कि हर क्वेश्चन में पूरा पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, कुछ सवालों के अराउंड में तुमको कॉन्सेप्ट भी चमका दूंगा कि ऐसे करना है, जो भी आसान सवाल है। राइट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा तुम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे और उसके हिसाब से देख लोगे कि ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है, उसके हिसाब से अपना आंसर चूज कर देना। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8, 3, -2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर बेटा तुम्हारा d क्या है, -5 है, और तुमको n 22 दिया हुआ है, और तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, S22 निकालना है, तो 22/2 यानी कि 11, फिर 2a यानी कि 16, 8 दूनी 16, प्लस 22 - 1 यानी कि 21 टाइम्स -5। सॉल्व करो और आंसर पाओ। ठीक है, ओरली इसको सॉल्व कर देंगे फटाफट से, चलो कर ही देते हैं। 16 और फिर ये हो जाएगा कितना, 105। 105 में से अगर तुम 16 घटा देते हो बेटा तो तुमको मिलेगा 89। तो 11 को 89 से माइनस मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन, तो 9 आना चाहिए एंड में माइनस साइन के साथ, तो बी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर थोड़ा सा इसको पहले जूम कर देते हैं, है ना, उसके बाद करेंगे। यार एक सेकंड रुकना, ये जूम क्यों नहीं हो रहा, हाँ हो गया ना जूम, चलो बस, है ना, हो गया बेटा। ये 10th क्वेश्चन बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पे है। अगर आपने मेरे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वाले, कॉम्पिटेंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स वाले लेक्चर्स देखे हैं जो मैं चैप्टर वाइज करवा रहा था, जो मेरे को रोकनी पड़ गई प्लेलिस्ट, क्योंकि तुमको यार पढ़ना है नहीं, तुमको सिर्फ स्ट्रैटेजी देखनी है, तो इसलिए वो मेरे को सीरीज रोकनी पड़ गई। लेकिन उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट ना आप लोगों को सिखाया हुआ है। अगर आपको कोई एक्सप्रेशन ऐसी दिखती है क्वाड्रेटिक और वो सम का एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले तो एकदम छाती ठोक के बोल सकते हो कि सर ये एपी ही होगी प्रोग्रेशन। ठीक है, ये सीरीज एपी की होगी। और फिर यहां से कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, जो ये आपका क्वाड्रेटिक टर्म के आगे कोफिशिएंट है, इसी को ही 2 गुना कर दो, तुम्हारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 2a हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, वरना कैसे करोगे सर, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं पता, तो यहाँ पर सबसे पहले p की वैल्यू 1 रख के s1 निकालोगे जो कि a1 होता है, फिर p की वैल्यू 2 रख के s2 निकालोगे जो कि a1 + a2 होता है। a1 आपको यहां से मिल जाएगा, तो फिर आप a1 यहाँ रख देना, a2 मिल जाएगा, फिर a2 - a1। तो फालतू के लिए 1.5 मिनट लग जाएगा, 1.5 से 2 मिनट, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते होगे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस एंड लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। बहुत प्यार से वाला कॉन्सेप्ट चमका रहा हूं क्योंकि तुम लोग रटते रहते हो, और जितने भी 10th क्लास के
मास्टर है यूट्यूब पे, मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, हर कोई तुम लोगों को यार ये सवाल को रटवाता ही रहता है। मैं एकदम तुम्हारे दिमाग में ना छाप दूंगा ये सवाल, तुमको जिंदगी भर कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 60 साल बाद तुम्हारे पोता पोती भी तुमसे ये सवाल पूछेंगे ना तो तुम ऐसे आंसर कर दोगे। देखो कैसे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस एंड दिस and leaves a remainder of 5 and 7 respectively। तो मान लेते हैं यार ये जो लार्जेस्ट नंबर है ना ये कुछ x है, मेरे को नहीं पता है क्या नंबर है, लेकिन मेरे को इतना बोला गया है कि ये जो सबसे बड़ा नंबर है ये इसको डिवाइड करने की कोशिश करता है और इसको भी डिवाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ रिमाइंडर छोड़ देता है। मतलब इसने अपनी पूरी जान लगाई होगी, जितनी भी इसकी औकात है, ये पहुंचने की कोशिश कर रहा होगा 2053 तक। और पहुंचते कैसे हैं अपने टेबल में, जैसे 2 किसी को डिवाइड करेगा, 2 से 4 पे जाएगा, 4 से 6 पे जाएगा, 6 से 8 पे जाएगा, और फिर देखेगा मैं उसके कितनी नजदीक जा पा रहा हूं जिसको डिवाइड करना है। दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक है, एकदम देसी बन जाओ। तो यहाँ पे 2053 तक अगर ये पहुंच जाता तो रिमाइंडर 0 बचता, लेकिन रिमाइंडर बच गया 5। तो मतलब ये इंसान इसके 5 कदम पहले तक ही पहुंच पाया, यानी कि कहां तक पहुंच पाया, 2048 तक पहुंच पाया। सिमिलरली ये x ने 967 तक भी पहुंचने की कोशिश करी, लेकिन 7 रिमाइंडर रह गया, यानी कि यहां से ये 7 कदम पहले तक ही पहुंच पाया। 7 कदम पहले तक ही पहुंच पाया, यानी कि 960 तक पहुंच पाया। तो अब ये जो आदमी है ये 248 तक भी पहुंच पा रहा है, 960 तक भी पहुंच पा रहा है, यानी कि इन दोनों की, ये दोनों इसकी टेबल में आते हैं। बोलो हाँ या ना। और ये सबसे बड़ा नंबर है जिसकी टेबल में ये दोनों आते हैं। इन शॉर्ट इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे को निकालना है। सब लॉजिक पकड़ा गया, रटने की क्या जरूरत थी, वही मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को। तो बस अब आप लोगों को इसका HCF निकालना है, वो आप लोगों के हाथ में है, बड़े इजीली कर लोगे। फाइंड द जीरोस, इसमें कुछ सिखाने की जरूरत है क्या, हो जाएगा। 10th टर्म फ्रॉम द एंड, तो बेटा आप लोग इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हो या फिर रिवर्स एपी वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। फाइंड द HCF ऑफ, बेटा एकदम तुम्हारा NCERT का सवाल है, इस पर डिस्कशन बनता ही नहीं है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अगेन तुम्हारी NCERT में 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस हैं, और मैंने अपनी शॉर्ट वीडियोस में भी बता रखा है कि NCERT में तुम्हारी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसी में से ही तुम्हारी वर्ड प्रॉब्लम आएगी। तो आराम से देख लेना, चाहे वो चैप्टर 3 की वर्ड प्रॉब्लम्स हो सिंपल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। NCERT की वर्ड प्रॉब्लम्स जरूर करके जाना, चाहे कुछ करो या ना करो। यहां पर सॉल्वर सवाल देखो भाई, x+1 अपॉन x-1, फिर -x-1 इक्वल्स 5/6, सॉल्व फॉर x। तो इसको एकदम सिंपलीफाई कर सकते हो यार, नीचे तुम्हारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तुम लोग नीचे इसको ऐसे ले लो कि x² - 1 हो जाएगा, यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर -x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक मिलेगी, सॉल्व कर देना, आसान सा सवाल है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP आर नीडेड टू गिव द सम -25? एक्सप्लेन द डबल आंसर। है ऐसा NCERT में सवाल, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर तुम्हारी n की 2 वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ पर तुमको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि तुम्हारी 2 वैल्यूज क्यों आ रही हैं, क्योंकि एक तो बारी वो पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी और एक तुमको पता चलेगा कि यार ये 0 के पार करके भी जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो -6 से -11/2 -5 तो कम हो रही है ना, तो 0 पे आएगा, फिर 0 के आगे पॉजिटिव जाएगा, तो 0 से पहले भी तुमको एक वैल्यू मिलेगी जहां पर ये केस मिलेगा, और 0 के बाद भी एक वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से आप जस्टिफाई करते हो। If the polynomial is divided by 18th क्वेश्चन वैसा ही है जैसा मैंने तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, प्लॉट करोगे ग्राफ पे प्रॉपर स्केल के साथ और देखोगे भाई कि कहां पर तुमको सॉल्यूशन मिल रहा है। इन अ फ्लाइट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 kilometers an aircraft was slowed down due to the bad weather. Its average speed is reduced by 100 km/h and time increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight. तो बेटा देखो उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई 100 किलोमीटर प्रति घंटे से और टाइम इंक्रीज हो गया 30 मिनट, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यार आपकी एवरेज स्पीड पहले क्या रही होगी, जो ओरिजिनल स्पीड है,
ओरिजिनल स्पीड को मैं बोल देता हूं x, तो आपकी एक्चुअल स्पीड क्या हो गई, जो कि रिड्यूस स्पीड है, वो हो गई x माइनस 100। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है, आराम से समझना। डिस्टेंस क्या कवर करना था, 2800। अब ये चीज पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका किसके बराबर होता है, स्पीड के बराबर होता है। यहीं से ही आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड सर टाइम के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो। तो अगर मैं पूछूं तुमसे कि 2800 किलोमीटर अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से ही चलता, अगर वेदर खराब नहीं होता, तो उसको इतना टाइम लगता। इसको मैं बोल रहा हूं T1 कि T1 टाइम लगता। और अब 2800 किलोमीटर चला तो है, लेकिन वो कम स्पीड से चला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा टाइम लगेगा। और उसको हुआ क्या, उसका टाइम 30 मिनट से इंक्रीज हो गया। सबसे पहले तो T2 तुम्हारा बड़ा है T1 से, ये समझ आ गया होगा। और दिया कुछ नहीं है, T2 माइनस T1 तुमको 30 दिया हुआ है यार, दैट इज इट। यहां पर दिस माइनस दिस करना, और तुमको क्या 30 मिनट्स यानी कि 1/2 आवर से उसको इक्वेट कर देना, क्वाड्रेटिक मिलेगी, सॉल्व कर लेना। जैसे ही तुम्हारी x की वैल्यू आएगी, तुमको ओरिजिनल ड्यूरेशन मिल जाएगा 2800/x करके। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहां पर अगेन बेटा कुछ नए चैप्टर से सवाल है, आराम से देखेंगे इन सवालों को। जिनको सॉल्व करना होगा उनको सॉल्व करेंगे, और कुछ सवालों को डिस्कस भी करेंगे। अरे यार भाई हो जाए यार, एक सेकंड अपना बच्चा। हाँ अब ठीक है। आई होप यार विजिबिलिटी का इशू नहीं होगा, क्योंकि ये ना डॉक में थे मेरे पास सवाल, फिर मैंने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया। If AB is the midpoint of the line segment joining the points this and this, and A minus 2B is equal to 18, then the value of K is। तो देखो फटाफट से ओरली सॉल्व करना सीखते हैं। बहुत ज्यादा ना पेन यूज करने की भी आदत मत डालो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ते ही चमक आ गया, फटाफट से कैलकुलेशन चालू कर दो। A, B मिड पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स का, तो भाई A, B अगर इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट होगा, तो मेरे को ये समझ आ रहा है कि 10 प्लस K बाय 2, तो 10 प्लस K मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 2A के बराबर हो जाएगा। और -6 प्लस 4 यानी कि -2/2 -1, तो B मेरा सीधा सीधा -1 के बराबर हो गया। तो B अगर मेरा -1 के बराबर हो गया, तो A माइनस 2B यानी कि A प्लस 2 हो जाएगा 18 के बराबर, तो A की वैल्यू हो जाएगी, A प्लस 2 हो जाएगा 18 के बराबर, तो A की वैल्यू हो जाएगी 16 के बराबर। तो यहां से तुमको पता चल गया कि A की वैल्यू हो गई 16, और यहां से 10 प्लस K था 2A यानी कि 32, तो K की वैल्यू हो जाएगी 32 माइनस 10 22। ठीक है, और अगर तुमको इतनी कैलकुलेशन अभी नहीं आई है, तो भाई तुम लोग आराम से लिख के कर लेना, लेकिन सवाल गलत मत करके आना। लेकिन ये अपने को अप्रोच डेवलप करनी है कि अपनी मेंटल मैथ बहुत स्ट्रांग हो, मेंटल कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इसमें कुछ बताने की जरूरत है, चेक करोगे डिस्क्रिमिनेंट ये मिल जाएगा। In the given figure, AD upon BD equals AE upon EC, and angle ADE equals 70 degree. ठीक है, and angle BAC equals 50 degree, then angle BCA would be। तो भाई देखो यहाँ पर this upon this equal दिया हुआ है, तो वैसे ही तुमको पता है कि BPT वगैरह लग रही है, और तुमको पता है कि BPT और सिमिलैरिटी को किस तरीके से रिलेट करते हैं। तो इन शॉर्ट ये ना तुम्हारे सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे, ये छोटे वाला और ये बड़े वाला। ठीक है, ये ADE और ABC तुम्हारे सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। तो अगर ये 50 है, ये तुम्हारा 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 60। तो एंगल BCAB कितना हो जाएगा, 60। डी इज द करेक्ट आंसर। चलो थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ना 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 ना। बस इस चीज में सबसे ज्यादा इरिटेशन होती है, बार बार ही इसको ना रब करना पड़ता है। चलो भाई आ जाते हैं फोर्थ सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ही सवाल है यार, दिख रहा है आपको 4 और 5 इसका आंसर आ गया। If p minus 1, p plus 3, 3p minus 1 are in the AP, then p is equal to, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है AP से ऐसा, जहां पर आप p की वैल्यू कैसे निकालोगे, यूजिंग द कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड माइनस फर्स्ट शुड बी इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, इक्वेट कर देना, p की वैल्यू आ जाएगी। If the distance between the points this and this is 5 units, then the value of p is।
तो भाई वैल्यू ऑफ पी क्या होगी, तो इसको आप ना ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हो या फिर नॉर्मली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी कर दो तो भी हो जाएगा। मैं इसको ज्योमेट्री से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, अगर मेरे को चमक जाएगा ज्योमेट्री में तो मेरा टाइम बच जाएगा कैलकुलेशन का। 1,0 कहीं यहाँ मान लेते हैं और 4, पी, ठीक है, और 5 यूनिट्स का डिस्टेंस रखना है तो 4 मेरा होगा कहीं यहाँ पर, ठीक है, इसको कहीं ऊपर ही होना पड़ेगा। ये आपका बेटा एक्स एक्सिस पे तो लाई कर नहीं सकता वरना आपका डिस्टेंस जो है वो 3 यूनिट हो जाएगा, तो इसको कहीं ना कहीं पे यहाँ पर या फिर यहाँ पर होना पड़ेगा कि ये भी मेरा 5 यूनिट्स हो जाए, ये भी मेरा 5 यूनिट्स हो जाए ऐसे। तो आपकी प्लस माइनस में 2 वैल्यू आएंगी, ये तो मेरे को पता है, मेरे को पता भी चल गया कि कौन से ऑप्शन में है वो। देख रहे हो स्मार्ट अप्रोच। मैं तुमको डिस्टेंस फॉर्मूला से भी करके दिखा देता हूँ, तुम टेंशन मत लो कि सर ये तो हमको समझ ही नहीं आया। डिस्टेंस फॉर्मूला से करके दिखा देता हूँ। 4 - 1 यानी कि 3 स्क्वायर और फिर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स 25, पी स्क्वायर इक्वल्स 16, सो पी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस। और मेरे को अपने आप ही ज्योमेट्री से पता चल गया था कि भाई मेरी 2 वैल्यूज आने वाली है और ऑप्शन से मेरे को और ज्यादा दिक्कत हुई नहीं, तो भगवान ने भी मेरा साथ दे दिया यहाँ पे। लेकिन भगवान उन्हीं का साथ देता है बेटा जो थोड़ा सा अलग सोचते हैं, ठीक है, कन्वेंशनल अप्रोचेस से अलग जो सोचते हैं, तभी ऐसे सवाल जल्दी जल्दी बनते हैं। If the second term of the AP is this and the fifth term is this, what is the seventh term? तो यार मैंने ना एक जंप मेथड पढ़ाया है अपने चैनल पर, ठीक है, वो तुमको बुक्स में नहीं दिखेगा, वो है सब कुछ जो आप पढ़ते हो वही, लेकिन बस विजुअलाइजेशन अलग है, अप्रोच अलग है। जैसे मैं इस सवाल से आपको ना एक जंप मेथड चमकाता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि इस चैनल की ना इम्पोर्टेंस आप लोगों को शायद फिर समझ आएगी कि यहाँ पर क्या अप्रोचेस मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड जेन्युइनली भाई आई एम अ मैथ्स लवर, ठीक है, तो मैं टाइम बिताता हूँ मैथ्स के साथ, इसलिए मैं तुमको वही घिसे पिटे सवाल घिसे पिटे तरीकों से नहीं, मैं ट्राई करता हूँ कि बच्चा नया सीखे यार, मैं भी नया कुछ सीखूं। तो सेकंड टर्म आपका अगर 13 है और फिफ्थ टर्म आपका 25 है, तो आप इस तरीके से सोचो कि सेकंड सीडी से आपको फिफ्थ सीडी पे जाना है, तो डी डी डी, तो आपने 3 डी का गैप लिया होगा, है ना, 3 डी की जंप मारी होगी अगर डी कॉमन डिफरेंस है। तो 3 डी की जंप मारते वक्त आपको क्या पता चला कि आपने कितना 13 से 25 पहुंच गए, 12 पहुंच गए, तो 3D आपका 12 के बराबर है, तो D आपका 4 के बराबर है। अब सेवेंथ टर्म पे पहुंचना है, सेवेंथ टर्म पे मैं फर्स्ट टर्म से क्यों पहुंचूंगा, मैं सीधा फिफ्थ टर्म से पहुंचूंगा ना। 5वें के बाद 7वीं सीढ़ी तक पहुंचना है, तो D और एक और D मतलब 8 इसके ऊपर चले जाऊं, क्योंकि एक जंप आपकी एक D आपका 4 के बराबर है, यहां से 8 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 30। चमका। चलो, इफ इन 2 ट्राइंगल्स भाई करवा चुका हूं ऐसा वाला सवाल, तुम्हारा PYQ भी है, ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ k is 2 if one root of the quadratic equation is this is 2/3। अच्छा, k की वैल्यू ये होगी, अगर एक रूट ये है निकाल लेना, कुछ करना नहीं है, यहां पर तुमको 2/3 को पुट करके k की वैल्यू निकालनी है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a not equal to 0 has 2 roots। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन this has 2 roots। क्या ये स्टेटमेंट सही होगी? अब आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो एक्चुअली 2 रूट्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजिनरी हो, लेकिन 2 रूट्स तो होते हैं ना यार। The value of n if a equals 10 and d equals 5, an equals 95 is 20। The formula of the general term, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ और उसी को अप्लाई करने को बोला है। कैलकुलेशन वाला सवाल है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। चलो भाई बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट। अगेन तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला का सवाल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ट्राइंगल स्टैटुलर का, सिमिलैरिटी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए, ठीक है, मैं बता भी देता हूँ अप्रोच कैसे रहेगी। एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD। आपको क्या प्रूफ करना है कि AB स्क्वायर आपका BC टाइम्स BD के बराबर है, BC टाइम्स BD के बराबर है। तो AB स्क्वायर चाहिए, तो मतलब यार इस वाले ट्राइंगल का तो इन्वॉल्वमेंट है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ करने को कुछ और भी बोल सकता था। ऐसे वाले केस में ना तुम्हारे 3 से 4 रिजल्ट आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का क्या मूड है, वो क्या पूछ ले। लेकिन मेरे को सबसे पहले देखना है कि मेरे को क्या पूछा गया है। AB स्क्वायर है, BC है और BD है, तो AB तो इन्वॉल्व होना चाहिए, सर BC भी इन्वॉल्व होना चाहिए और सर फिर BD भी इन्वॉल्व होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है,
ए बी और बी सी तो ये छोटे वाले ट्राइंगल से इन्वॉल्व हो जाएंगे, और ए बी और बी डी दोबारा बड़े वाले ट्राइंगल से इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि अगर मैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल देखूं, आर दे सिमिलर? लेट्स सी इफ दे आर सिमिलर। तो भाई 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, बहुत खूबसूरत बात है। क्या ये एंगल दोनों में कॉमन नहीं है? बिल्कुल है। तो ए क्राइटेरिया से सिमिलैरिटी आपकी एस्टैब्लिश हो गई। बस अब कुछ करना ही नहीं है दोस्त, सीधा सीधा अपना रिजल्ट लिख दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वाला। तो भाई यहां पर तुम्हारा 90 डिग्री के सामने कौन है? बड़े वाले ट्राइंगल में बी डी है। छोटे वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने कौन है? ए बी है। इक्वल्स। अब मेरे को ए बी चाहिए कहां से? बड़े वाले ट्राइंगल से, तो इसके सामने ए बी है। ठीक है, तो ए बी आ जाएगा यहां पर, और इसके इक्वल एंगल कौन सा है? इस वाले की इक्वल एंगल कौन सा है छोटे वाले ट्राइंगल में? ये वाला है। तो इसके सामने वाली साइड होगी ये BC। अब ये सब चीजें सीखनी है ना अगर, कि सर आपने एंगल्स को यूज करके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख दिया विदाउट राइटिंग कि दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। ऑर्डर में लिखते हो और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखते हो ना, तुमको पता है ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। एंगल्स, इक्वल एंगल्स पकड़ो और उनके सामने वाली साइड्स को रेशो में डालते चले जाओ। जैसे मैंने 90 डिग्री पकड़ा बड़े वाले ट्राइंगल का, छोटे वाले ट्राइंगल का भी 90 डिग्री पकड़ा और गेन कर दिया। उसके बाद मेरे को पता है कि मेरे को ए बी चाहिए। अब मेरे को बड़े वाले ट्राइंगल से ए बी चाहिए, तो मेरे को एंगल डी पकड़ना पड़ेगा। अब अगर मैंने एंगल डी पकड़ा है तो छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल डी के इक्वल कौन है वो पकड़ूंगा, फिर उसके सामने वाली साइड। रिजल्ट मेरा ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया जो मेरे को चाहिए था। समझे बेटा? ये सेशन तुमको 25 से 30 मिनट में वो सिखा देगा, शायद तुम अभी तक 4-5 महीने में इतने कॉन्सेप्ट्स नहीं सीख पाओगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बहुत सवाल तुमने ऐसे करे हैं। यहाँ पर अब कोई ऐसा सवाल नहीं है बेटा जो अलग है। एनसीईआरटी का सवाल है तुम्हारा 17th। ठीक है, if a line is drawn parallel to one side the other side then proof, तुम्हारा प्रूफ वाला सवाल है, आता ही आता है। और फिर उसी पे ही एप्लीकेशन बेस्ड सवाल दे दिया। ऐसा सवाल तुमने पक्का ट्रायंगल चैप्टर में लगाया ही होगा। चलो भाई, तो यहाँ पर मैंने 2 केस बेस्ड क्वेश्चन भी लिए हुए हैं। एक बारी केस बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अप्रोच क्या लगेगी यहाँ पर। एपी से केस बेस्ड क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून 2022 द एक्सपोर्ट्स ऑफ पैसेंजर कार्स, इसको थोड़ा सा बेटा मैं बड़ा कर दूं, yes, better, from India increased by 26% in the corresponding quarter of 2021-22 as per report. A car manufacturing company planned to produce 1800 cars in 4th year and 2600 cars in the 8th year, assuming that the production increases uniformly by the fixed number every year. Based on the above information, answer the following question. Find the production in the first year, find the production in the 12th year. तो बेटा देखो हो क्या रहा है, एक कंपनी है जिसकी जो कार्स को मैन्युफैक्चर करती है उसकी प्रोडक्शन पे बेस सवाल है। इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भाई मैं डर गया, नीचे क्यों है? यहाँ से यहाँ तक की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान्ड टू प्रोड्यूस 1800 कार्स इन द 4th ईयर। ठीक है, जो आपका 4th ईयर है उसमें 1800 कार प्रोड्यूस हुई हैं, और जो आपका 8th ईयर है उसमें आपकी 2600 कार्स प्रोड्यूस हुई हैं। अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, यानी कि एपी का सवाल है ईयर बाय ईयर, तो आपको फिर ये सारे सवाल देने हैं, तो सवालों का जवाब देना है। इन शॉर्ट ये और कुछ नहीं है, A4 है, ये A8 है। अब तुमसे क्या पूछा है? A पूछा है, क्या तुम बता नहीं सकते? अगर तुमको A4 और A8 पता है, क्या तुम A12 नहीं बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। Find the total production in the first 10 years, क्या तुम S10 नहीं बता सकते हो? How many years will the total production reach this? तो तुमको सम दिया हुआ और n की वैल्यू पूछी है, क्या तुम ये नहीं बता सकते हो? सवाल बहुत आसान है यार, ठीक है, बहुत आसान है। अब आते हैं यहाँ पर, इसका डायग्राम आई थिंक नेक्स्ट पेज पे है, एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम, पहले इसका डायग्राम नहीं है, ये वाला क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। इसका पीडीएफ चाहिए तुमको, तो पीडीएफ कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं हम? पीडीएफ कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं? पीडीएफ कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं? या टेलीग्राम पे कर सकता हूँ,
तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, उसको ज्वाइन करके इस वाली पीडीएफ का लिंक वहां से उठा लेना तुम लोग। अब ये बेटा एंड के कुछ सवाल है, कुछ 10-11 सवाल और हैं, ये तुम खुद से ट्राई करना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से, और ये तुम्हारा आखिरी सवाल है, ठीक है। तो ये 11 सवाल और बचे हैं, 11 शगुन के सवाल तुम लोगों को करने हैं। मैंने अपना काम कर दिया है, जो अप्रोचेस, जो कॉन्सेप्ट्स तुमको रिकॉल कराने थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तुमको रूबरू करवाना था, वो मैंने करवा दिया है। इससे अलग हटके कोई सवाल नहीं आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। सब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं, शायद 30 मिनट्स की वीडियो हो गई होगी या फिर ज्यादा, लेकिन तुम लोगों को फायदा भरपूर मिलेगा। अब तुम हर सवाल बनाने के लायक हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।